नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जब सरकार बैसाखियों पर हो, किसी के सहारे पर हो, तो फिर विपक्ष पीठ पर चढ़कर हर वक्त हावी रहता है। और आजकल कुछ हमले ज़्यादा ही हो रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष आजकल मोदी सरकार पर कुछ हमले ज़्यादा ही कर रहा है। आप कह सकते हैं हल्ला बोल चल रहा है देश में। अगर मैं साफ तौर पर कहूं तो विपक्ष के टारगेट पर तीन लोग हैं। लोग कई हैं, मंत्री कई हैं, लेकिन तीन प्रमुख लोग टारगेट पर हैं। नंबर एक पर जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। नंबर दो पर भी टारगेट बड़ा ऑब्वियस है विपक्ष का, मोदी जी के चाणक्य अमित शाह हैं। मोदी जी के शैडो कह लीजिए, मोदी जी के रणनीतिकार कह लीजिए, जो भी आपको समझ में आए। और नंबर तीन पर या तीसरा टारगेट राजनाथ सिंह नहीं है, नितिन गडकरी भी नहीं। तीसरा टारगेट वो सज्जन हैं जो ज़्यादातर विपक्ष के निशाने पर होते नहीं हैं। जी हाँ, लेकिन इस बार या पहली बार विपक्ष के निशाने पर स्पीकर हैं इस देश के, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। जी हाँ, जिनको कहा जाता है कि मोदी जी के बड़े करीबी। हालांकि स्पीकर संविधान की नज़र में न्यूट्रल होते हैं। और आज जो बारी थी, इत्तेफाक से आज बारी बिरला साहब की थी। और बिरला साहब की नोक झोंक भी एक ऐसे नौजवान से हो गई, एक ऐसे नौजवान से हो गई जो ममता बनर्जी का सगा भतीजा है, ममता बनर्जी टाइप। अब दोस्तों, अगर ममता बनर्जी को कोई बंगाल का टाइग्रस कहता है तो फिर अभिषेक बनर्जी जो उनका डीएनए है वो भी उससे कम नहीं है। और अभिषेक बनर्जी को लोग उनके तल्ख तेवर के लिए जानते हैं। और आज अभिषेक बनर्जी लोकसभा में बजट पर बोल रहे थे, उनकी बारी थी। और बोलते बोलते जब उनका भाषण और आक्रामक होता गया मोदी पर, अमित शाह पर, बीजेपी पर, तो फिर उनको स्पीकर साहब ने टोकना शुरू किया। और टोकते टोकते स्पीकर साहब बार बार डिस्टर्ब करने लगे, ऐसा अभिषेक बनर्जी का कहना है। और माहौल तब गर्म हो गया जब अभिषेक बनर्जी ने कहा कि साहब 2016 में मोदी जी ने नोटबंदी करके देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। अब सवाल मोदी जी का था, मोदी जी की बुराई हो रही थी, तो भला कैसे बर्दाश्त करते। तो बिरला साहब ने कहा कि नहीं नहीं मिस्टर अभिषेक बनर्जी, आप 2016 की बात मत करिए, आप 2019 की बात नहीं करिए, ये बजट 2024 का है, पुरानी बातें मत करिए। 16 के बाद तो 19 में चुनाव हो गए। माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर जवाहरलाल नेहरू का बात। अब बिरला साहब ने जब कहा कि 2016 की बात मत करिए, 2024 की बात करिए, तो अभिषेक बनर्जी ने तुरंत कहा कि हम 2016 की बात करें तो आपको आपत्ति है, लेकिन मोदी जी अगर नेहरू की बात करें, 1950 की बात करें, या बीजेपी के लोग नेहरू या फिर इंदिरा गांधी की बात करें, 50 साल पुरानी बात करें, 60 साल पुरानी बात करें, तब आप नहीं टोकते हैं। 70 साल पुरानी बातों के लिए आप नहीं टोकते हैं। और 6-7 बरस पुरानी बात अगर मैं कर रहा हूं, इसी सरकार की बात कर रहा हूं, तो आप मुझे टोकेंगे। 1 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर, ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे बहरहाल ओम बिरला और अभिषेक बनर्जी के बीच नोकझोंक जारी रही और सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। चौंकाने वाली बात यह थी कि जो मोदी जी के साथी हैं, यानी टीडीपी नायडू बाबू की टीम और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड नीतीश बाबू की टीम, उनके जो सांसद थे वो चुप रहे। और बीजेपी के जो सांसद थे, जो चढ़ चढ़ के बोलते थे, बढ़ बढ़ के बोलते थे, वो भी आज कहीं ना कहीं चुप ही रहे, कम बोले। अब दोस्तों, ओम बिरला और अभिषेक बनर्जी में, यानी ममता बनर्जी के भतीजे में और स्पीकर साहब के बीच जो कुछ हुआ, ये तो एक ट्रेलर है। असली पिक्चर हो सकता है भी देखना बाकी हो। लेकिन यहाँ से जो सवाल उठता है वो ये है कि वो ओम बिरला जो पिछली सरकार में, जी हाँ, जिनकी तूती बोलती थी, जो 100 सांसद, 100 एमपीज सस्पेंड कर देते एक झटके में, चुटकियों में बिल पारित हो जाता था। और अगर कोई ज्यादा बोलता था तो माइक बंद हो जाता था। और राहुल गांधी एक आदेश पर, स्पीकर साहब के एक आदेश पर 24 घंटे के अंदर बोरिया बिस्तरा बाहर फेंक दिया गया था मकान का। वो ओम बिरला जिनके आगे सांसदों की बोलती बंद हो जाती थी।
तेवर वाले स्पीकर थे, दबंग स्पीकर थे। लेकिन आज एक नौजवान ने बिरला साहब की बोलती बंद कर दी। अब दोस्तों, ओम बिरला जी की जो कुर्सी है, स्पीकर की जो कुर्सी है, लोकसभा का स्पीकर, कोई मामूली कुर्सी नहीं है। जिस तरह से राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उपराष्ट्रपति, स्पीकर भी संविधान की नजरों में उनकी जो कुर्सी है बहुत मजबूत और शक्तिशाली कुर्सी है, तमाम अधिकार हैं। अब क्यों उनकी नोक झोंक हो गई, ये नौबत क्यों आई ये नौबत 70 साल में जो हम देख रहे हैं पहली बार इस तरह, ऐसा क्यों है? इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा सवाल है, द बिग क्वेश्चन इज कि क्या इस बार मोदी जी की जो टीम है, टीम मोदी आप जिसे कह सकते हैं, क्या वो वाकई कमज़ोर होती चली जा रही है? अगर हम चाणक्य को देखें, अमित शाह जी को देखें, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके जो चेहरे पर नूर है वो नूर नहीं दिखता, कहीं ना कहीं वो भी बैकफुट पर है, खामोश है। और मोदी जी जैसे हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। हो सकता है बैसाखियां उनको रफ्तार ना दे पा रही हूँ, बैसाखियां उनको रोक रही हूँ, एक तरफ नायडू की बैसाखी, एक तरफ नीतीश की बैसाखी। लेकिन कुल मिलाकर महीने डेढ़ महीने में ऐसा लगता है, जब से वो अल्पमत में आए उनकी सरकार, कि टीम मोदी कमजोर होती जा रही। और अगर टीम मोदी कमजोर हो रही है तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये सरकार फिर कितने दिन और चलेगी, मोदी सरकार कितने दिन और चलेगी, अगर दिन ब दिन टीम मोदी जी की टीम कमजोर होती जा रही है। अब दोस्तों, मामला क्योंकि लोकसभा का है, स्पीकर का है, दूसरी तरफ विपक्ष का है, नोक झोंक का है, मोदी सरकार का, टीम मोदी का है। और सवाल ये भी है कि भाई ये सरकार ऐसे हालात में कितने दिन चलेगी, कब तक बैसाखियां मोदी जी को मुहैया होंगी, बहुत से ऐसे सवाल हैं। दो खास पत्रकार आज मैंने आपके लिए बुलाए हैं, इनवाइट किया है उनको। लखेड़ा साहब, जो क्योंकि पार्लियामेंट का इशू है और वो पार्लियामेंट के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, सीनियर मोस्ट, 1988 से 2024 तक कई दशकों का सफ़र है, लगातार आज भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज भी उनके आंखों के सामने नोकझोंक हुई, इसलिए मैंने उनको बुलाया है, उमाकांत लखेड़ा साहब को, उनको ज़रूर सुनिएगा। और मेरे साथ आज केपी मलिक होंगे। केपी मलिक भी 90 के दशक से लोकसभा जा रहे हैं, राजनीति को समझते हैं, तो उनकी भी सुनिए। और इन दोनों को सुनने के बाद, और मैंने जो अब कहा, उन सबको उनका सार निकाल के समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या मोदी सरकार कमज़ोर होती जा रही है, टीम मोदी कमज़ोर हो रही है, और अगर टीम मोदी कमज़ोर हो रही है तो फिर आगे क्या होने जा रहा है। लखेड़ा साहब, आज अभिषेक बनर्जी ने तो जैसे बैंड बजा दिया, बाजा बजा दिया। उन्होंने कहा कि साहब, हम अगर नोटबंदी की बात करें स्पीकर साहब, तो आप हमें रोक देते, अगर हम 2016 की बात करें, 5 साल पहले की बात करें, तो आप हमें बोलने नहीं देते हो, और 70 साल पहले नेहरू जी पर जब मोदी जी बोलते हैं या सत्ता पक्ष के नेता बोलते हैं, तब आप ऐतराज नहीं करते। तो वो 70 साल की बात करें, उस पर आपको ऐतराज नहीं, हम 5 साल पहले की बात करें या 8 साल की पहले की बात करें, तो आप हमें टोकते हैं। कुल मिलाकर उसके बाद जो हंगामा हुआ, ऐसा लग रहा था कि स्पीकर खुद टारगेट हो गए, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं बिरला जी हैं वो अगल बगल झांक रहे। कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कि बिरला जी को दोबारा बनाना, स्पीकर बनाना, मोदी जी को महंगा पड़ा? देखिए, बिरला साहब के साथ एक समस्या है। उनके साथ समस्या क्या है कि वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि मोदी सरकार को वही 2019 वाला प्रचंड बहुमत है, और वो अपोजिशन की जो भारी भरकम और प्रचंड उपस्थिति है लोकसभा में, उसको, उसकी गहराई को वो नजरअंदाज, या तो वो खुद नजरअंदाज कर रहे हैं, या अपोजिशन ने उनको अभी इस बात का ध्यान नहीं दिलाया कि भाई साहब ये 2019 नहीं है, 2024 है, और 303 के जो नारे लगाने वाले थे, 370 के नारे लगाने वाले 240 पर सिमट के रह गए। ये अपोजिशन की, मुझे लग रहा है कि एक कोऑर्डिनेशन की कमी मैंने जो महसूस की है वो है। अदरवाइज ये कैटेगोरिकल टर्म्स में स्पीकर को अपोजिशन की तरफ से, मुझे लग रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन की बड़ी जिम्मेदारी है कि एक दिन कैटेगोरिकल टर्म्स में स्पीकर को बोला जाए कि महाराज, स्पीकर महोदय, आप सरकार के प्रवक्ता नहीं है, यू आर नॉट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज हियर,
जिसने ओथ ली है वो डिफेंड करेगी, वो टिप्पणी करेगी। और ये जनरल शिकायतें हैं अपोजिशन लीडर्स की। मेरी बात हुई कुछ अपोजिशन लीडर से, उनका कहना है कि वो सरकार के बचाव में लॉजिक देते हैं। जो अगर मैं बुनियादी कारण जानना चाहूं, अगर जो हमारे दर्शक, जो हमारे दोस्त देख रहे हैं कि भाई स्पीकर तो हमेशा न्यूट्रल होता है, स्पीकर तो जज की भूमिका में होता है, उसके लिए प्रधानमंत्री नेता विपक्ष बराबर है, ही द न्यायाधीश ऑफ द सदन। यहां पर मैं देख रहा हूं कि ऐसी स्थिति है जो पहले कभी नहीं देश ने देखी। स्पीकर को लेकर इतना ज्यादा पूर्वाग्रह, इतना ज्यादा रोष, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों विपक्ष में? ऐसा तो कभी नहीं होता था पहले। देखिए 2019 से लेकर के फरवरी 2024 तक जो लास्ट सेशन था, मतलब लगातार उनका जो एज ए स्पीकर जो उनका कंडक्ट था, जो उनका बिहेवियर था, वो बिहेवियर बिल्कुल भी एज ए न्यूट्रल पर्सन नहीं था, ऐसा मैं मानता हूं। और देखिए पहली बार भारत के संसद के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में सांसद छोटे छोटे इश्यूज उठाने की मांग करते हुए उनको पार्लियामेंट से बर्खास्त बाहर कर दिया गया, निलंबित। तो ये संसद में अपोजिशन की आवाज दबाने की एक कोशिश हुई और इस आरोप से बिरला साहब बच नहीं सकते। और निश्चित रूप से उन्होंने जो भी काम किया वो निश्चित रूप से सरकार को बचाने के लिए किया, क्योंकि जो अपोजिशन के सांसद थे वो सरकार के प्रति क्रिटिकल थे, वो मुद्दे उठा रहे थे, सरकार को की आलोचना कर रहे थे और उनको अनुमति नहीं दी जा रही थी, जबकि वो एज पर रूल मुद्दे उठा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पीकर साहब अपनी सीमा से जो लक्ष्मण रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा से बाहर जाकर के वो मुद्दों से भटक रहे हैं। और अपोजिशन को जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो रिस्पेक्ट उनको देनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट उन्होंने कोताही की। और उसी का परिणाम था, उसी की वजह से 2024 का जो 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तो पूरा अपोजिशन यूनाइट भले ही नहीं था, लेकिन उन्होंने एक मुद्दे पर वो एकजुट हो गए कि स्पीकर ओम बिरला साहब को नहीं बनना चाहिए। अगर आप इनको बनाओगे तो हम फिर इसमें कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि अपोजिशन बड़ा हॉस्टाइल था, बड़ा एग्रेसिव था, बड़ा आक्रामक था। और ये पहली बार मैंने देखा, मैंने 10-12 स्पीकर देख लिए, मैंने बलराम झाकड़ देख लिए, रवि राय देख लिए, मनोहर श्याम जोशी जो शिवसेना के थे वो देखिए, कोलिशन गवर्नमेंट में पीएस चटर्जी देखा, सोमनाथ चटर्जी थे, मतलब 10-12 स्पीकर को मैं देख चुका हूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यूनिक तरह के सज्जन हैं जो इस पद पर बैठे हुए हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप में उनसे कोई व्यक्तिगत रूप से देखिए लखेड़ा साहब, मैं दोस्तों कहूं, हमारा ओम बिरला से क्या लेना, ना हम सांसद हैं, ना हमें लोकसभा में कोई सवाल पूछना है कि हम स्पीकर साहब से अनुमति लें। तो स्पीकर साहब से हमारा पर्सनल कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा है हम पहली बार देख रहे हैं। लखेड़ा साहब जो है वो 30-35 वर्षों से लोकसभा कवर कर रहे हैं, मुझे भी तकरीबन 20-22 बरस हो गए। हम लोग जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि ये पहले स्पीकर हैं जिसको अपोजिशन बार बार टारगेट कर रहा है। यानी अपोजिशन दो तरह की लड़ाई लड़ रहा है सदन में, लोकसभा के अंदर, एक प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से, और दूसरी लड़ाई वो लड़ रहा है स्पीकर से। ये स्थिति ठीक नहीं है। मलिक साहब, आप तो हिंदुस्तान की सियासत पर बड़ी पारखी निगाह रखते हैं, वो चाहे कांग्रेस में कोई खिचड़ी पक रही हो या बीजेपी में कोई खिचड़ी पक रही हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि मोदी जी पर ये जो बार बार अटैक हो रहे हैं, स्पीकर के बहाने, उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के चेयरमैन के बहाने, अंबानी के बहाने, अडानी के बहाने, अमित शाह के बहाने, अब तो नायडू और नीतीश के बहाने, ये जो बार बार हमले मोदी जी पे हो रहे हैं, महीने भर में ऐसा क्या हो गया मलिक साहब? महीने भर में, अभी 4 जून से पहले तक तो मोदी जी की तूती बोल रही थी, अब क्या हो गया? देखिए दीपक जी, अगर आप देखें, चाहे मोदी जी हो और चाहे ओम बिरला जी, इनको ये अंदाजा ही नहीं था कि इनकी स्थिति इतनी खराब हो जाएगी। आप मोदी जी का 4 जून के बाद जो चेहरा देख रहे हैं, और आप जो पिछली पार्लियामेंट सेशन में, इस पार्लियामेंट सेशन में उनका व्यवहार देख रहे हैं, उनका आचार देख रहे हैं। आज जैसे देखा, अगर हाउस में आज की बात की जाए कि जैसे राहुल गांधी आए वो उठ के चले गए, तो क्या वो फेस नहीं करना चाहते या डरे हुए? आज जिस प्रकार से पार्लियामेंट में, जहां से आपने शुरू किया कि अभिषेक बनर्जी बहुत जोरदार तरीके से अपनी बात रख रहे हैं,
और स्पीकर उनको बीच में अपनी पुरानी आदत के अनुसार टोका टोकी कर रहे हैं, अरे भाई कहाँ आप चले गए 2014 में, अभी तो 16 भी चला गया, 19 भी चला गया, आप 16 की बात कर रहे हैं। तो उसने तुरंत पलट के जवाब दिया कि लोग 50 साल 60 साल पुरानी बातें करते तब आप कुछ नहीं बोलते। तो ये आप ये सोचिए, इतना बड़ा अपमान होने के बावजूद स्पीकर की हिम्मत नहीं पड़ी कि उनको कुछ कर दें। मुझे वो दिन याद आ गया दीपक जी कि शीतकालीन सेशन पिछले साल का 2023 दिसंबर 2023 का शीतकालीन सेशन, आज कितने सांसद निलंबित हुए? बोला जी आज 43 हुए हैं। अरे अच्छा, आज कितने हुए? आज 28 हुए हैं। और लगभग 141 से 143 सांसद निलंबित पार्लियामेंट से होते हुए हमने देखे हैं, यही बिरला जी के नेतृत्व में। और इनकी जो दबंगई हाउस में चल रही थी, इस बार इनकी विचार भी चल रही है। और हमें ये लग रहा है कि मोदी जी को ऐसा लग रहा है कि मोदी जी सोच रहे थे कि शायद वही जज्बा इनका बरकरार होगा, लेकिन इनकी तो हवा निकली हुई है। मलिक साहब कह रहे कि ओम बिरला को दोबारा मोदी जी ने इसलिए बनाया, अमित शाह ने इसलिए बनाया, क्योंकि उनको लगता था कि पिछली बार ओम बिरला ने जिस तरह से सख्ती दिखाई, सांसदों को सस्पेंड किया, विपक्ष को ढेर कर दिया, इस बार हो सकता है उससे कहीं ज्यादा एग्रेसिव स्पीकर रहे, लेकिन स्पीकर की चल नहीं पा रही। और उसकी जो वजह है, जो मलिक साहब ने बताई और लखेड़ा साहब ने बताई, कि सरकार बैसाखियों पर, मोदी जी के एक कंधे के नीचे नायडू की बैसाखी है, दूसरे कंधे के नीचे जो है वो नीतीश कुमार की बैसाखी है, और ये बैसाखियां कब चली जाएं कंधे के नीचे से ये पता नहीं है। इस वजह से इसका इंपैक्ट ये है कि कहीं ना कहीं अमित शाह के चेहरे से भी नूर नहीं है इस वक्त। अमित शाह के चेहरे पर भी नूर नहीं है, मोदी भी उदास दिखते हैं और बिरला हाउस संभाल नहीं पा रहे। यानी जिस बिरला के एक आदेश पर 20-20, 25-25 सांसद सस्पेंड हो जाते थे, आज उनको लोग खरी खोटी मुंह पे सुना रहे। लखेड़ा साहब, इसका कारण क्या है? कारण इसके अलावा मैं इसमें दीपक जी एक चीज और जोड़ दूं अगर आपकी इजाजत हो। आप देखिए, सोमवार को जैसे ही पार्लियामेंट शुरू होती है और पार्लियामेंट में आने के बाद मोदी जी कैसे कहते हैं मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मेरी आवाज को दबाया जा रहा है। आप किसकी आवाज दबाने की बात कर रहे हैं? ऐसा कौन आ गया पार्लियामेंट में कि मोदी जी की आवाज दबा रहा, प्रधानमंत्री की? क्या आप वो भूल गए कि एक अकेला सब पे भारी? तो इतने ये कौन दबाव डाला, कौन गला दबा रहा है प्रधानमंत्री जी का? देश का प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सदन के बाहर, लोकसभा के बाहर ये कह रहा है कि साहब मेरा गला घोटने का प्रयास हो रहा है, मेरी आवाज को दबाया जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं, लोकसभा में कह रहे हैं, लीडर ऑफ द हाउस, इस देश का प्रधानमंत्री, कि मेरी आवाज दबाई जा रही है, मेरा गला पकड़ा जा रहा है। लखेड़ा साहब, ये नौबत क्यों आ गई? मोदी जी एक अकेला सब पर भारी, और आज वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मोदी विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? अपने को निर्ही, बेचारा ऐसा क्यों साबित करना चाहते हैं? देखिए वो उन्होंने जो विक्टिम कार्ड खेला है, मैंने उनका पूरा भाषण उस दिन सुना और देखा कि पहली बार मुझे लगा कि वो ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मेरा गला 2.5 घंटे तक मेरा गला घोटा लोकसभा में। तो मुझे लग रहा है कि जिसने भी उनको ये चीज बताई है कि आपको ये बाइट देनी है, प्रधानमंत्री को नोट्स दिए जाते हैं कि आपको ये बाइट देनी है, ये बोलना है, हाँ, ये बोलना है, ये बोलना है। तो वो चिप दिए हुए, वो दरअसल मुझे लग रहा है कि वो बाइट वीट, वो पर्ची का पर्ची जो है उन्होंने वो इस तरह से नहीं, जो उनके जो स्क्रिप्ट राइटर है, मुझे लगता है कि अभी भी आज की तारीख में जो शोले जिन्होंने लिखी थी, सलीम साहब भी जिंदा हैं और बढ़िया सेहत में है, और जावेद साहब भी, सलीम जावेद को बुला दीपक भाई, मैं एक बात और क्लियर कर दूं, इनकी स्क्रिप्ट मुझे बनाओ कोई नहीं लिख रहा जी, कोई नहीं लिख रहा है इनकी स्क्रिप्ट। मैं आपको क्लियर कर दूं दीपक भाई, आप जांच कर लीजिए अपने सूत्रों के हवाले से, जैसे भी हो, इनकी स्क्रिप्ट कोई नहीं लिख रहा। ये खुद बहुत बड़े राइटर हैं और वो राइटिंग इनकी थोड़ी फिसल गई है पिछले 3 महीने से, आप देख रहे हैं। लखेड़ा साहब, मलिक साहब कह रहे हैं कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर सब मोदी जी हैं, वन मैन शो है। तो अच्छा है ना, उमाकांत जी दावा नहीं कर सकते इस चीज का, उमाकांत जी इस चीज का दावा कर सकते नहीं कि जो ये हाउस में देख रहे हैं अभी पिछले 4-6 दिन से, पिछले वाला सदन इन्होंने देखा, या अगर इलेक्शन के दौरान की मोदी जी की स्पीच ये ले लें, तो आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा स्क्रिप्ट राइटर होगा जो प्रधानमंत्री की गिरे हुए दर्जे की इसकी तरह की स्क्रिप्ट लिखेगा? आप बताइए। शोले की मौसी बन इससे जाहिर भी होता है जी। मैं डिस्टर्ब किया उमाकांत जी को, सॉरी। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो देखिए प्रधानमंत्री
कि स्क्रिप्ट कोई लिखे या कोई ना लिखे। मैं सिंपल सा एक बात बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री के मुंह से अगर कोई बात निकलती है तो वो निश्चित रूप से वो एक किस्म से प्रधानमंत्री की ही बात, आप उसको स्क्रिप्ट राइटर को ब्लेम नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने पहले दिन बाहर आकर के जो हताशा दिखाई, मुझे लग रहा है कि वो देश के प्रधानमंत्री पद के लिए गरिमा के खिलाफ है। इस तरह से बोलना कि अपोजिशन ने मेरा गला घोटा, ये तो क्राइम है। गला घोटने का मतलब ये कि आप एफआईआर कीजिए पार्लियामेंट थाने में। ये आप इस तरह से कैसे बोल सकते हैं गला घोटा? एक बात बताना चाहता हूं बड़ी पीड़ा के साथ कि अगर इसके बाद भी लोकसभा स्पीकर मनमानी कर रहे हैं, लोकसभा स्पीकर सरकार के तरफ से इंटरवेन कर रहे हैं और अपोजिशन को बोलने नहीं देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपोजिशन की कमजोरी है। अपोजिशन को यूनाइटेडली पूरी ताकत के साथ में बताना होगा स्पीकर को कि मिस्टर स्पीकर, ये 2019 की 17वीं लोकसभा नहीं है, ये 2024 की लोकसभा है जिसमें एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट के आप सदन के नेता हैं और सदन के संरक्षक हैं। तो आप अगर अपोजिशन के साथ न्याय नहीं करेंगे तो फिर हमारा आपको कोई कोऑपरेशन नहीं होगा। मैं थोड़ा सा सवाल दूसरे पर आ रहा हूं क्योंकि समय जा रहा है। आखिरी सवाल मलिक साहब कर रहा हूं। चलिए, जो स्पीकर है वो तो स्पीकर साहब को तय करना है, बिरला साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उनके पास है, और जैसा कि कहा कि राष्ट्रपति के बाद एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है इस देश की स्पीकर लोकसभा के, तो स्पीकर को डिसाइड करने दीजिए। मेरा सवाल मलिक साहब ये है, आपको लगता है कि क्या मोदी जी की चला चली की बेला है? स्पीकर भी दबाया जा रहा है, अमित शाह का कहीं पता नहीं है, राजनाथ जी को हर बार बैटिंग करने उतार दे रहे हैं। जब भी कोई फास्ट बॉलर राहुल गांधी जैसा आता है बैटिंग करने के लिए राजनाथ को भेज देते हैं। राजनाथ सिंह ही जो है वो इंडिया अलायंस से बात कर रहे हैं, वही ऑल पार्टी मीटिंग ले रहे हैं, वही नायडू से भी बात कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार को भी फोन कर रहे हैं राजनाथ, और अमित शाह चुपके से पीछे आ गए। आपको क्या लगता है कि जो सरकार है मलिक साहब, इसके दिन अब गिनती के हैं, और अगर नवंबर में खुदा न खास्ता महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव हार जाएं तो मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है? ही इज ऑन अ वेरी वीक विकेट। देखिए दीपक जी, मैं दो बात कहना चाहता हूं। एक तो आप जो राजनाथ जी की बात आपने की है, राजनाथ जी को इन्होंने विकेट कीपर बनाया है कि विकेट ना गिरने दें, लेकिन वो बचा नहीं पाएंगे। विकेट एक नहीं गिरेगा कि एक गिर गया आउट हो गया, तीनों विकेट एक साथ भयंकर तरीके से गिरेंगे। अरे बाप रे बाप। ये स्थिति आ चुकी है, और ये स्थिति भाग चुके हैं मोदी जी तथा कथित चाणक्य अमित शाह जी, और स्पीकर का तो हाल आप देखिए। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, चला चली की बेला इसलिए है कि जो हम वेट कर रहे थे आर्थिक पैकेज का, विशेष राज्य का दर्जा तो हो ही नहीं सकता, हम तीनों समझदार लोग यहाँ बैठे हैं, वो तो कहीं संभव था ही नहीं, हमें पता है। जैसे मैंने आपके चैनल पे एक बार जिक्र भी किया था कि भाई मुझे रिवॉल्वर का लाइसेंस चाहिए, तो मैंने बंदूक का अप्लाई किया है, मुझे पता बंदूक का डीएम देगा नहीं, तो चलो रिवॉल्वर का दे दो। तो उनको क्या है कि आर्थिक पैकेज मिल गया है, और वो आर्थिक पैकेज भी ऐसे घुमा घुमू के दिया है कि नीतीश जी को आगे चुनाव खड़े मुंह आए। और बिहार में जिस तरह की स्थिति है, नीतीश जी ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं कर सकते। हो सकता है चंद्रबाबू नायडू थोड़ा इंतजार कर लें, क्योंकि उनके यहाँ सरकार बन चुकी है। नीतीश जी इस स्थिति में नहीं है कि वो लंबा इंतजार करें, और बहुत जल्दी आपको एक बैसाखी गिरती टूटती दिखाई देगी, और ये मामला बिगड़ता नजर आएगा। बिगड़ता है जी। ये कह रहे हैं मलिक साहब ने कहा कि जो बजट में उम्मीदें थी नायडू और नीतीश को, वो नहीं मिला। यानी नीतीश बाबू अगर हलवा मांग रहे थे तो मूंगफली पकड़ा दी, या जो नायडू साहब हैं वो डोसा मांग रहे थे तो सांभर तक नहीं दिया उनको, एक गिलास पानी दे दिया मोदी जी ने पीने को, बाद में डोसा खाइएगा, पहले पानी पीजिए। यानी उम्मीदों से बहुत कम बजट दिया है, एंड बोथ आर नॉट हैप्पी, चाहे नायडू हो चाहे नीतीश हो, ये अंदर की बात है। मैं एक चीज और आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में जवाब चाह रहा हूं लखेड़ा साहब, क्या मोदी जी को अभी तक एहसास नहीं हुआ है कि वो एक बहुत ही कमजोर जमीन पर खड़े हैं? जरा सा झटका लगा, जरा सा किसी ने पीछे से धक्का दिया तो सरकार गिर सकती है। क्या अभी इस चीज का एहसास नहीं है? देखिए, मैं अभी पहले संसद के पहले दिन हाउस में गया था, इस हफ्ते भी गया। मैंने एक चीज एहसास किया, जब अपोजिशन के हंगामे होते हैं, पहले क्या होता था कि यूनाइटेड जो सरकार और उसके अलायंस, सरकार के साथ जो मंत्री शामिल हैं सरकार में,
उन पार्टियों के एमपीज किसी भी मुद्दे पर सरकार के बचाव में खड़े होते थे। आज मैंने जो चीज मिसिंग देखी इस लोकसभा में कि टीडीपी के एमपी या जेडीयू के एमपी जब अपोजिशन आक्रामक ढंग से सरकार पर हमले करता है तो ये चुपचाप तमाशा देखते हैं। और ये जो है ये इस मुकाबले में मोदी अभी है। बड़ा संकेत दे दिया। इनको कोई इनको कोई मतलब नहीं है इनको कि इस तरह से ये सरकार पर हमले हो रहे तो होए। तो मोदी की जो रियल स्टैंड 243 है, जो उनको 303 से ऊपर थे एनडीए मिला करके, और एनडीए के 293 थे 293 नहीं, पहले 235 के करीब थे, 335 के करीब थे, क्योंकि उसमें एनडीए वगैरह भी शामिल थे ना। पहले 303 बीजेपी के अपने थे, अब ये 243 है। तो ये स्पीकर महोदय में ये 293 है। लेकिन अब इसमें चला चली की बेला में कुछ लोग खिसक जाए, फिसल जाए, कुछ हो जाए। लेकिन 293 में जो एनडीए के जो एलाइज हैं टीडीपी और जेडीयू, ये बाई हार्ट नहीं है बीजेपी के साथ। अगर बीजेपी कोई इलीगल काम करेगी या बीजेपी असंवैधानिक ढंग से संसद में कोई काम करेगी या असंवैधानिक एक्शन अगर स्पीकर कोई करते हैं तो टीडीपी और जेडीयू उनके साथ नहीं खड़े हैं। सर ऐसी सिचुएशन में स्पीकर साहब का कोई भी एक्शन मोदी सरकार को संकट में डाल सकता है, ऐसा मेरी प्रेडिक्शंस है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल सही आपने कहा। बड़ी बात कही आखिर में इन्होंने, आखिरी गेंद पे ही आपने बहुत बड़ा विकेट लिया। आपने कहा कि जो साथी हैं, जो बाराती हैं मोदी जी के, यानी जेडीयू और टीडीपी, ये जो बाराती हैं, अगर दूल्हे पर कोई हमला होता है या दूल्हे के भाई पे हमला होता है, यानी मोदी पर, अमित शाह पर, तो ये बाराती कुछ बोलते नहीं, ये बाराती तमाशबीन बन जाते हैं। ये टीडीपी और जेडीयू वाले विपक्ष के हमले पर पलटवार नहीं करते जैसा कि पहला होता था जी। और इन्होंने समअप किया। इनका जो निष्कर्ष है लखेड़ा साहब का वो ये है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल से बाई हार्ट ना नायडू के लोग इनके साथ हैं मोदी जी के, और ना नीतीश के साथ है। और जो बात मलिक साहब ने कही उसी पर मैं एंड करूंगा, सबको मौके का इंतजार है, मौके की तलाश। ये मौका कब आएगा? नवंबर में आएगा, जब 3 राज्यों के जो क्रूशल चुनाव हैं, महाराष्ट्र के, हरियाणा के, झारखंड के, उसके नतीजे आते हैं और कहीं जमीन निकल गई मोदी जी की इन चुनाव में, तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है। बहरहाल आप दोनों लोग आए, जिस तरह से आपने हाईलाइट किया, एक चीज आपने जरूर कही है, हालांकि स्पीकर साहब संवैधानिक रूप से एक शक्तिशाली नेता है, देश के संविधान ने स्पीकर को बनाया है। हम इतना ही कह सकते हैं, हम सजेस्ट ही कर सकते हैं कि अगर वो न्यूट्रल रहें, तटस्थ रहें, अंपायर की सही भूमिका में रहें, तो हो सकता है चीजें संभलती रहेंगी। वरना जो आज हमने देखा या जो हम देखते चले आ रहे हैं हंगामा, वो और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मोदी जी 303 पर नहीं है, 370 पे नहीं है, 400 पर नहीं। मोदी जी की अपनी स्ट्रेंथ जो है 240 है, बहुमत से काफी नीचे। लखेड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और मलिक साहब आपने समय निकाला, बेबाक बातचीत करते हैं, पुराने धागे खोल देते हैं आप रख के, और जिस तरह से खुलकर आज के दौर में कैमरे पर बोल रहे हैं मलिक साहब, वो तो कमाल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लखेड़ा साहब, और मलिक साहब आपका भी। थैंक यू सो मच on behalf of my friends. Thank you so much for joining this program. Thank you so much.